जहाँ भी वो दिखाई देता वहाँ अचानक ठंडी सिहरन भरी हवा चलने लगती। सिर के ऊपर कुछ है। दादी ने तुरंत पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और मुझे अपने पीछे छुपा लिया। अरे लगता है दादाजी वापस आ गए। दादाजी एक तेल का डिब्बा उठाए लौटे, लेकिन उनके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि ये तेल लाना बिल्कुल आसान नहीं था। इस आवारा कुत्ते का भी शुक्रिया करना पड़ेगा। उन्होंने उसे एक रोटी का टुकड़ा फेंका। जब मैं जंगल के चौकीदार की झोपड़ी तक पहुंचा तो अपनी सारी जमा पूंजी देकर ये तेल लाया हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस अब देर मत करो, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। हम यहाँ इतने देर से हैं, कुछ नहीं हुआ। क्यों ना सुबह होने तक यही रुक जाएं? नहीं, वो चीज जंगल में ही छुपकर घूमती है, बहुत तेज है। अगर हम ज्यादा देर एक जगह रुके तो वो हमें ढूंढ ही लेगी। हमें गाड़ी से यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तेल डालने के बाद दादाजी ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की। बाबा, सुबह होने में अभी वक्त है। इस गहरे पहाड़ों में हम आखिर जाएंगे कहाँ? ऐसी हालत में बस एक ही जगह है जहाँ जा सकते हैं। तुम मियानगढ़ पहाड़ की बात कर रहे हो? अरे वो तो हमारे गाँव की मनाही वाली जगह है, वहाँ जाना ठीक रहेगा क्या? मैंने पहले बुजुर्गों से सुना था उस पहाड़ पर एक पागल आदमी रहता है। पहले वो हमारे गाँव का रखवाला था। एक शाम वो पागल पूरे गाँव में घूम कर चिल्ला रहा था, कह रहा था कि गाँव पर बड़ा संकट आने वाला है, सबको तुरंत गाँव छोड़ देना चाहिए। लेकिन गाँव की मुखिया की बीवी को लगा कि वो नाटक कर रहा है। उसने लोगों को बुलाकर उसे गाँव से बाहर पिटवाकर भगा दिया। पर उसी रात वो चुपके से फिर गाँव में घुस आया, हाथ में थाली लेकर जोर जोर से बजाने लगा और बार बार वही बात दोहराने लगा। कुछ डरपोक गाँव वालों का दिल डगमगाने लगा। कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा? क्या सच में गाँव पर कोई आफत आने वाली है? पर इसका दिमाग ठीक नहीं, कहीं ये झूठ बोल रहा हो तो? भाई, सावधानी में ही भलाई है, कुछ दिन के लिए गाँव छोड़ देते हैं। तभी अचानक मुखिया की बीवी गुस्से में गली में आ गई। उसके हाथ में हथियार था, साफ था कि वो उसी पागल के पीछे आई है। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। पागल ताकतवर था, उसने उसे एक ही वार में बेहोश कर दिया। इतने में मुखिया और बाकी लोग पहुंच गए। उन्होंने उस पागल के पैर तोड़ दिए और उसे उठाकर गांव से बाहर फेंक दिया। बेबस होकर वो मियानगढ़ पहाड़ की तरफ चला गया। और फिर सिर्फ 2 दिन बाद गांव के पश्चिम में बहने वाली बड़ी नदी अचानक टूट गई। पानी का सैलाब आया और पूरे गांव को डुबो दिया। जो लोग पहले ही गांव छोड़ चुके थे वो बच गए, बाकी आधे गांव वाले मौत के मुंह में चले गए। मुखिया तो किसी तरह बच गया, लेकिन उसने सारी गलती उस पागल पर डाल दी। तभी से मियानगढ़ पहाड़ को अपशकुनी मानकर गांव की मनाही वाली जगह बना दिया गया। लेकिन अजीब बात यह थी, जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती, जो भी उस पहाड़ पर भागकर जाता वो हमेशा सुरक्षित बच जाता। नक्शे के हिसाब से यहाँ से मियानगढ़ पहाड़ अभी भी 200 किलोमीटर दूर है। आज रात वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं कहना मुश्किल है। गाड़ी चले अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी, तभी अचानक मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बार बार गूंज रही थी, भाग नहीं पाओगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूं। मैं आंखें फाड़कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। वो आवाज फिर से नहीं आई, पर मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें अपनी बड़ी सी मुट्ठी में जकड़ कर पकड़े हुए हो। बुरा हुआ, बाहर फिर से तेज हवा चलने लगी। कहीं वो चीज फिर से हमारे पीछे तो नहीं आ गई? दादाजी कुछ नहीं बोले, बस स्टीयरिंग को कसकर पकड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। दादाजी ने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया, जैसे किसी भी हालत में यहाँ से भाग जाना चाहते हो। मैंने गलत तो नहीं देखा? इतना बड़ा हाथ। उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को समझा रहे हो ये सब बस एक भ्रम है। वो आवारा कुत्ता भी कुछ महसूस कर चुका था। वो सिकुड़ कर बैठ गया और डर के मारे कांपने लगा। दादाजी बार बार खिड़की के बाहर झांक रहे थे। उनके माथे पर पसीना टपक रहा था, जैसे उन्हें डर हो कि वो चीज अभी भी हमारा पीछा कर रही है। ये चीज सच में बहुत खतरनाक है। इतने सारे गांव वालों को मारने के बाद भी इसका मन नहीं भरा क्या? तुम लोग पीछे बैठकर सावधान रहना। अगर वो बड़ा हाथ गाड़ी के अंदर घुस आया तो किसी भी हालत में खुद को उसके हाथ में मत आने देना। मैंने सुना है उसके पंजे जहरीले होते हैं। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में एक पुरानी याद ताजा हो गई। कुछ साल पहले की वो डरावनी रात। गांव की खामोशी अचानक पड़ोसी रामलाल काका की दिल दहला देने वाली चीख से टूट गई थी। जब गांव वाले मशाल लेकर उनके घर की तरफ दौड़े तो अंदर सिर्फ खून का एक बड़ा सा धब्बा था, लेकिन रामलाल काका कहीं नहीं थे, जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। किसी ने कहा था कि उसने छत पर एक काला साया झलकते देखा था। कुछ लोग बोले ये पहाड़ी दानव का काम है, तो कुछ बोले जंगल का कोई शैतान नीचे आया है। लेकिन उस रात आखिर क्या चीज रामलाल काका को उठा ले गई, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। ये घटना हमेशा मेरे दिल में डर बनकर बैठी रही और अक्सर मेरे सपनों में भी आती रही। क्या उस रात वाला साया और आज हमें पीछा करने वाली चीज एक ही है? फालतू की बातें मत सोचो, दादाजी बोले। हो सकता है हम ज्यादा डर गए हैं और ये सब हमारा वहम हो। दादाजी की बात के बाद गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। चारों तरफ का माहौल बहुत भारी और डरावना हो गया था। करीब आधे घंटे तक गाड़ी चलती रही और अचानक मुझे भी अजीब सी घबराहट होने लगी। इतना बड़ा है, आज तो मैं तुझसे भिड़ ही जाऊंगा। दादाजी अचानक गुस्से से आग बबूला हो गए, बिल्कुल अलग इंसान लग रहे थे। मैंने आगे देखा, लेकिन हल्की सी धुंध के अलावा वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगर थोड़ी देर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं गाड़ी की स्पीड कम करने की कोशिश करूंगा। तुम दोनों मौका देखकर कूद जाना और सीधे पानी की तरफ भागना। दादाजी ये कहकर एक्सीलेटर से पैर हटाते हैं और ब्रेक दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ब्रेक के नीचे कुछ फंस गया हो। मैंने भी पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, पर कोई असर ही नहीं हुआ। मैंने पीछे की तरफ देखा और अचानक कुछ समझ आया। ये अचानक इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? बाबा, क्यों ना गाड़ी सीधे पानी में डाल दें? वो चीज पानी से डरती है। तुम दोनों ठीक तो हो? मैंने पीछे ध्यान से देखा, कुछ भी नजर नहीं आया। लगता है वो चीज सिर्फ तुम्हारे दादाजी के पीछे पड़ी है। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर ऐसा लग रहा है जैसे सामने कुछ रास्ता रोक कर खड़ा है। मैं गाड़ी चलाता हूँ। दादाजी ने गाड़ी रोक दी। मैं तुरंत ड्राइविंग सीट पर आ गया। हमने जगह बदल ली। ध्यान से चलाना, अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत बताना। थोड़ी ही दूर चले थे कि मैंने बगल के एक पहाड़ पर एक बहुत बड़ा काला साया देखा। अंदाजा लगाया तो वो साया करीब 3 मीटर लंबा था। देखने में बिल्कुल वैसा ही जैसा गांव वाले उस रहस्यमयी राक्षस के बारे में बताते थे। जल्दी खिड़की के बाहर देखो बाबा, जल्दी देखो पहाड़ पर अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। अरे ओ लड़के, जल्दी स्पीड बढ़ा, यहाँ से पानी भरने की जगह ज्यादा दूर नहीं होगी, वहाँ लोग ज्यादा होंगे। अगर हम भीड़ में मिल गए तो शायद उससे बच जाए। थोड़ी देर बाद हम लोग पानी भरने वाली जगह पहुंच गए। आधी रात का समय था। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर वहीं रुककर आराम कर रहे थे। हम जैसे ही गाड़ी से उतरे, कई ड्राइवर पास की छोटी सी दुकान पर खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे। क्या हम यहाँ छुप जाएं तो वो चीज हमें ढूंढने नहीं आएगी? यहाँ लोगों की भीड़ है, ट्रक ड्राइवर सबके सब ताकतवर हैं। वो चीज इतनी भी बेवकूफ नहीं कि लोगों के बीच आ जाए। ये कौन पक्का कह सकता है? हमारे गांव में भी तो लोग कम नहीं थे, फिर भी वो चीज गांव में घुसकर सब कुछ कर गई। तभी अचानक एक बदबू से भरा हुआ भिखारी धीरे धीरे रेंगता हुआ हमारी तरफ आने लगा। सब लोग नाक मुंह ढकने लगे। कुछ लोगों ने तो उसे डांटकर भगा देने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अजीब बात है, यहाँ तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही होते हैं, ये भिखारी यहाँ कैसे आ गया? वो भिखारी कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। लोगों को खाना खाते देखकर वो बार बार हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। अरे हमें ही पूरा नहीं पड़ रहा, तुझे कहाँ से दें? काफी लोगों से मांगने के बाद भी किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। मैंने अपने पास बचा हुआ खाना निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने मुझे बहुत ही डरावनी नजरों से घूरकर देखा, जैसे मुझे ही निगल जाएगा।
दादाजी ने ये देखा तो तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से खींच ले गए। हम पहले ही उस चीज के निशाने पर हैं, हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, खुद मुसीबत को मत बुला। जब दादाजी मुझे वहां से ले जा रहे थे तो वो भिखारी पीछे हट गया और अपने पीछे एक फटा हुआ थैला छोड़ गया। मैं उसे आवाज देकर बताने ही वाला था, लेकिन पलक झपकते ही वो भिखारी गायब हो गया। अरे ये क्या, एक पल में ही गायब हो गया। एक साइड कहीं वो भिखारी ही वही चीज तो नहीं था। भेष बदलकर जल्दी चलो, कई ड्राइवर पानी भरकर जा चुके हैं, अब यहाँ ज्यादा लोग नहीं बचे, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। दादाजी ने जल्दी निकलने के लिए कहा, लेकिन मैं दौड़ कर गया और वो छोड़ा हुआ थैला उठा लाया। हम सब गाड़ी में बैठे और फिर से मियांगढ़ पहाड़ की तरफ चल पड़े। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद दादाजी ने फिर से भौहें सिकोड़ ली। अजीब लग रहा है, तुम लोगों को नहीं लग रहा कि हम बार बार उसी जगह घूम रहे हैं? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुरंत जेब से कंपास निकाला, लेकिन ये क्या, ये भी काम नहीं कर रहा। हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर है। हम तो अभी मियांगढ़ पहाड़ से ज्यादा दूर नहीं थे, फिर इतनी देर से गाड़ी कैसे चल रही है? तभी मैंने देखा, पता नहीं कब से चारों तरफ घना कोहरा छा गया था। जल्दी बाहर देखो, ये कोहरा कितना घना है। दादाजी यहाँ से जल्दी निकलना चाहते थे, उन्होंने फिर से जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। मैंने पीछे देखा, चारों तरफ बस काला अंधेरा था और उसी पहाड़ पर फिर से वही विशाल काला साया दिखाई दिया। बाबा, वो चीज अभी भी हमारा पीछा कर रही है। दादाजी ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। गाड़ी की स्पीड अब बहुत तेज हो चुकी थी और धीरे धीरे वो चीज पीछे छूटने लगी। कुछ ही देर में वो मेरी नजरों से गायब हो गई। मैं दादाजी को बताने ही वाला था कि अचानक उनके पैर जोर जोर से कांपने लगे और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो सामने घूर कर देखने लगे। मैंने भी आगे देखा तो गाड़ी के ठीक सामने एक आदमी खड़ा था। मैं ब्रेक लगाने ही वाला था कि दादी ने मेरे कंधे को कसकर पकड़ लिया। आंखें बंद करो और सीधे निकल जाओ, वो सिर्फ भ्रम है। दादाजी ने बिना एक पल गंवाए पैर एक्सीलेटर पर रख दिया और गाड़ी सीधे उस आदमी की तरफ दौड़ा दी। लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, गाड़ी किसी चीज से टकराई ही नहीं, जैसे वहां कोई था ही नहीं। फिर वही अजीब सा एहसास, अभी जो देखा वो क्या टाइगर उर्फ टाइगर था, वो तो पहले ही भाग चुका है, फिर सामने कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये सब सिर्फ भ्रम है। गाड़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन कोहरा अभी भी उतना ही घना था। तभी मैंने देखा, आगे कुछ हिलता हुआ नजर आया। ध्यान से देखा तो वो वही भिखारी था। दादाजी ने भी उसे देख लिया, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जल्दी गाड़ी रोको। घबराहट में मैंने दादाजी को जोर से थप्पड़ मारा, तभी उन्होंने ब्रेक दबाया और गाड़ी उससे टकराने से ठीक पहले रुक गई। ये सच नहीं हो सकता। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतरने ही वाला था कि दादी ने मुझे रोक लिया। बाहर बहुत खतरा है, मुझे नीचे उतरकर इसे गाड़ी में बैठाना होगा। तुझे डर नहीं लग रहा? कहीं ये भिखारी उसी चीज का भेष तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसे हमसे दुश्मनी होती तो पानी भरने वाली जगह पर ही हम पर हमला कर देता। मैंने बिना ज्यादा सोचे गाड़ी से उतरकर उस भिखारी को सहारा दिया और गाड़ी में बैठा लिया। वो भिखारी खिड़की नीचे करके बाहर चल रही हवा को महसूस करते हुए जैसे उसे चूमने लगा। फिर भौहें सिकोड़कर बोला, जल्दी निकलो, पीछे कुछ है और वो गाड़ी के बहुत करीब आ चुका है। मैं चौंक गया। अरे तुम तो गूंगे थे ना, बोल कैसे रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराया। किसने कहा मैं गूंगा हूं? मैं तो बस बोलना नहीं चाहता था। दादाजी ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा दी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ ही लिया, वो चीज आखिर है क्या? वो धीरे से बोला, सफेद बालों वाला राक्षस। बूढ़े लोग इसे सफेद भौंरा भी कहते हैं। जो हमें पीछा कर रहा है उसे सफेद भौंरा कहते हैं। पुराने जंगलों और सुनसान गांवों में रहने वाला। उसका पूरा शरीर सफेद बालों से ढका होता है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा होता है। उसकी आंखें झुकी रहती हैं, पर उनमें जरा भी जान नहीं होती। हर रात वो गांव के किनारे भटकता रहता है। उसकी परछाई कभी कभी लोमड़ी जैसी लगती है। जहां भी जाता है अपने साथ ठंडी डरावनी हवा लेकर जाता है। गांव वाले उससे डरकर आंखें बंद कर लेते हैं। जिसने भी उसका असली चेहरा देख लिया, वो जिंदगी भर उस रात को भूल नहीं पाता और उस डर को दिल से कभी निकाल नहीं पाता। इसलिए गांव में कोई उसका नाम तक नहीं लेता। वो चीज हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है। मैं और तुम्हारे दादाजी भी उसका नाम लेने से डरते हैं, कहीं वो हमें और ज्यादा न सताने लगे। मैंने घबराकर पूछा, तुम्हें उसके बारे में इतना सब कैसे पता? क्या उसे रोकने का कोई तरीका है? वो बोला, तुम लोग मियांगढ़ पहाड़ जा रहे हो ना, वो सफेद भौंरा उस पहाड़ पर नहीं जाता, क्योंकि वहां उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज रहती है। तुम लोग अच्छे लगते हो, फिर तुम उसके चक्कर में कैसे फंस गए? दादाजी गहरी सांस लेकर बोले, ये कहानी बहुत लंबी है। मैंने अपनी आधी जिंदगी ट्रक चलाते हुए बिताई है और एक बार गलती से मेरा सामना उसी चीज से हो गया। दादाजी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक पीछे की खिड़की से चटाक की जोरदार आवाज आई और जैसे किसी ने पूरी ताकत से गाड़ी पर हमला कर दिया। आ गया, गाड़ी के पीछे कुछ है। दादी घबराकर उस भिखारी की तरफ देखने लगी, लेकिन वो आंखें बंद किए चुपचाप बैठा था, जैसे हमारी आवाज ही उसे सुनाई नहीं दे रही हो। अचानक एक बहुत बड़ा पंजा आगे आया और गाड़ी के दरवाजे से चिपक गया। ठक ठक ठक, कांच पर जोर जोर से चोट पड़ने लगी। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से वार किया। धड़ाम, गाड़ी का शीशा टूट गया, कांच के टुकड़े अंदर उड़कर आ गए। बाबा जल्दी स्पीड बढ़ाओ, इसे पीछे छोड़ो। दादाजी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। अरे भिखारी बाबा, कुछ तो करो, हमारी मदद करो। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने हमें चौंका दिया। वो बिल्कुल शांत बैठा था और उसके होंठ धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। हम दोनों, मैं और दादी, बिल्कुल बेबस थे। हम सीट के नीचे झुककर छुप गए। तभी वो बड़ा पंजा अंदर घुसने लगा। हम दोनों इधर उधर खिसकते रहे, उससे बचने की कोशिश करते रहे। जब लगा कि अब वो हमें पकड़ ही लेगा, तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने तुरंत काले कुत्ते को बाहर फेंक दिया। जैसे ही कोई जिंदा चीज नीचे गिरी, सफेद भौंरा गाड़ी छोड़कर उसकी तरफ झपट पड़ा। करीब 20-25 सेकंड बीते ही थे। बुरा हुआ, पेट्रोल खत्म होने वाला है। गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी और मुझे पीछे से हड्डियां टूटने की आवाजें सुनाई देने लगी। सोचकर ही डर लग रहा था, ये दानव कितना भूखा होगा। इस बीच कोहरा और भी घना होता जा रहा था। अगर गाड़ी यहीं रुक गई तो हम सब उसी के शिकार बन जाते। तभी अचानक धम, वो सफेद भौंरा सीधे गाड़ी की छत पर कूद गया। गाड़ी जोर से हिल गई, लगभग पलटने ही वाली थी। उसके पंजे छत में धंस गए, लोहे की छत तक चीर दी उसने। मैंने ऊपर देखा, वो भयानक पंजा ठीक मेरे सिर के ऊपर था। अगर बीच में ये लोहे की परत ना होती तो मैं अब तक मर चुका होता। धीरे धीरे वो पंजा नीचे घुसने लगा और जाकर दादी के कंधे में धंस गया। दादी ने दर्द सहते हुए भी आवाज नहीं निकाली। दादाजी की आंखें अचानक फैल गईं, जैसे उन्हें कुछ दिख गया हो। उन्होंने तुरंत गाड़ी मोड़ी और साइड वाली पगडंडी पर घुमा दी। आगे एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। दादाजी ने जोर से एक्सीलेटर दबाया और सीधा उसी पर गाड़ी चढ़ा दी। धड़ाम से टक्कर हुई और वो चीज छत से उछलकर दूर जा गिरी। दादाजी ने तुरंत ब्रेक लगाया। भागो। हम तीनों तुरंत गाड़ी से कूदकर नीचे उतरे। वो चीज जोर से टकराई है, अभी कुछ देर नहीं उठेगी, जल्दी भागो। तभी मुझे ध्यान आया, अरे वो भिखारी कहाँ गया? मैं आखिरी में उतरा था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। छोड़ो उसे, पहले अपनी जान बचाओ। हम तीनों जान लगाकर भागने लगे, लेकिन अंधेरा बहुत घना था। डर, थकान और भूख सब मिलकर हालत खराब कर रहे थे। कुछ ही दूर भागने के बाद दादी गिरने लगी। नहीं तुम लोग जाओ, मैं अब नहीं दौड़ सकती, वो चीज आएगी, मैं उसे रोक लूंगी, थोड़ा वक्त मिल जाएगा तुम्हें। मैं दादी को पकड़कर साथ ले जाना चाहता था, लेकिन दादाजी ने मुझे रोक दिया। उसे साथ लेकर गए तो हम तीनों नहीं बचेंगे और दादाजी ने मुझे जबरदस्ती खींच लिया। हमें दादी को वहीं छोड़ना पड़ा, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं भागे थे कि अचानक पीछे से उनकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी। अब मुझसे सहा नहीं गया, मेरा दिल जैसे सुन्न पड़ गया। तभी अचानक सामने से तेज हवा का एक झोंका आया। हम दोनों का खड़ा रहना मुश्किल हो गया और फिर एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। इतना घना कोहरा था कि दिशा का भी अंदाजा नहीं लग रहा था। भागना तो दूर, रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। अलग अलग भागते हैं। मैंने दादाजी की बात मानी और उठकर आगे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन दादाजी कुछ पल के लिए रुके और फिर उल्टी दिशा में दौड़ने लगे। मैं चौंक गया, ये क्या? वो तो वापस जाने का रास्ता है। मैं एक पल के लिए ध्यान भटका बैठा और जोर से गिर पड़ा। मेरे हाथ से वो थैला छूटकर दूर जा गिरा, वही थैला जो उस भिखारी ने छोड़ा था। अरे जैसे ही वो खुला, उसमें से एक गिलहरी बाहर निकली और भागने लगी। क्या ये रास्ता पहचान सकती है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसी गिलहरी के पीछे भागने लगा। वो सूंघते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। हम करीब आधे घंटे
तक उस घने जंगल में भागते रहे। धीरे धीरे कोहरा कम होने लगा और सामने एक पत्थर की शिला दिखी जिस पर लिखा था मियानगढ़ पहाड़। वो गिलहरी जाकर एक इंसान के पैर के पास रुक गई। मैंने ऊपर देखा तो वो वही भिखारी था। तुम यहाँ कैसे? जल्दी चलो, मेरे दादाजी को बचाना है। लेकिन वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वो गिलहरी उसके कंधे पर चढ़ गई जैसे वो उसी का मालिक हो। तभी मुझे समझ आया, क्या तुम्हें पहले से पता था कि ये सब होने वाला है? इसलिए तुमने वो गिलहरी जानबूझकर मेरे लिए छोड़ी थी? वो धीरे से बोला, अपने दादाजी को भूल जाओ, ये सब उसी की वजह से हुआ है। गाड़ी में उसने मुझसे पूछा था कि कैसे बच सकते हैं। मैंने उसे इशारा दे दिया था, अब तुम मेरी जगह पर हो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। सफेद भौंरा इस पहाड़ पर नहीं आएगा। मैंने घबराकर पूछा, दादाजी जिस रक्षक की बात कर रहे थे वो कौन है? वो बोला, इस पहाड़ पर जंगली जानवरों के अलावा सिर्फ मैं ही रहता हूँ। मैं हैरान रह गया, तो तुम ही वो गांव का रक्षक हो? फिर दादाजी तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाए? वो हल्का सा मुस्कुराया, 20 साल हो गए जब मुझे गांव से निकाला गया था। अब मेरा चेहरा इतना बदल चुका है, पहचान पाना आसान नहीं है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लड़के, अगर जिंदा रहना है तो यहीं पहाड़ पर रहना। वो सफेद भौंरा कम से कम 30 साल और जिंदा रहेगा, उसके बाद ही तुम नीचे जा सकते हो।